चरित्रहीन 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 रमन द्वारा बोले गए यह शब्द भड़बड़ हथौड़े सा आघात कर रहे उसके दिल पर। उसको समझ ही नहीं आ रहा जिस शब्द को सुनने तक में वो अपना लगातार अपमान समझती है, जिस चरित्र की आन के लिए उसने ना जाने क्या क्या समझौता किए, आज वही चरित्रहीन सब उसके लिए। चरित्रहीन है वो। राधा के दांत बार बार खींच के कारण भीग जा रहे हैं। घिन आ रही है उसे अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं से। क्यों यह आंसू? पश्चाताप या क्रोध? अपनी पढ़ाई के दौरान ही सुना समझा था शब्द चरित्रहीन। माँ ने भी समझाया था और भाभी ने भी। कभी किसी लड़के से मतलब ही नहीं रखा उसने कि उसको चरित्रहीन ना कह दे कोई। किशोरावस्था में कभी अच्छे से तैयार होने पर मन अजीब गुदगुदाने सा लगे जब वह अपने भावी पति की कल्पनाएं करने लगती थी। वो उसका हाथ पकड़कर बिठाएंगे अपने पास तो शर्मा जाएगी वो, शर्मा कर शायद उनके ही गले। विचार करते ही शर्मीली सी मुस्कान आ जाती उसके चेहरे पर। स्नातक की पढ़ाई के दौरान कई लड़कों ने उससे बात करनी चाहिए, पर वह हमेशा गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रही। स्नातक के आखिरी साल में ही उसके लिए रिश्ते देखे जाने लगे। परीक्षा होने से पहले ही विमल से शादी तय हो गई। मायके से दूर होने के दुख और पति के प्रेम की कल्पनाओं के मेल जोल के विचारों के साथ आ गई विमल के घर वो। उसे याद है मन में ना जाने कितनी कल्पनाओं के साथ बैठी थी वो अकेली कमरे में। नंद बैठा गई थी उसको। उसी कमरे में उसके मायके से आया सामान भी रखा था। बहुत देर बैठे बैठे उसे नींद सी आने लगी। बेड पर टेक लगाकर वो लगभग बैठे बैठे ही सो गई। खट की आवाज हुई तो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। विमल ने दरवाजा बंद किया था। अपने सपनों की राजकुमार अपने पहले प्यार को देखकर कपकपी सी हो गई उसके पूरे शरीर में। उनके छूने मात्र से महक जाएगी वो। तन बदन मन में संगीत सा बज रहा था उसके। विमल पास आकर बेड पर बैठ गए। उसको खड़ा देख उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा उसको, जिसकी आशा नहीं थी राधा को। धड़ से गिरी वो बेड पर। पेट में बेड का कोना घुस गया। आह निकल गई। टेढ़ी सी बेड पर गिरी थी राधा तो विमल ने उसे पैर खींचे नीचे को बेड पर उसका सीधा करने के लिए। आह मेरे बाल! उसके लंबे बाल बगल में लगे टेबल लैंप में फंसे थे, बुरी तरह खींच रहे थे। पर वो इसके आगे कुछ कहती कि विमल का एक हाथ उसके मुंह पर और दूसरा हाथ से विमल की मनमानी उसके शरीर पर। उस दिन भी आंसू निकल रहे थे उसके। समझ नहीं पा रही थी वो कि यह बाल खींचने बाल टूटने का दर्द है या राजकुमार की कल्पनाओं के टूटने का। उसके बाद लगभग यही कर्म रोज ही रहा। विमल के कमरे में आना और उस पर मनमानी करना। राधा ने मन ही मन इसी को पति का प्यार समझना शुरू कर दिया। एक बात दुख देती थी उसे, विमल कोई बात राधा से सीधा ना कहकर माँ को कहता था। उसको कुछ खाना होता माँ को बोलता, माँ राधा को बोलती आज यह बना लेना विमल के लिए। कहीं बाहर टूर होता माँ बताती विमल का बैग लगा देना। यही विमल के उच्च संस्कार थे। उसका मन होता था विमल उससे कुछ बात करे, प्यार से हाथ पकड़े, प्रेम से उसको गले लगाए। पर एक रोज विमल अपनी कंपनी की बड़ी कामयाबी पर बड़ा खुश था। घर में सबसे हंसी मजाक कर रहा था। खाते वक्त उसका भी नाम लिया, राधा हलवा और दो थोड़ा। वह पास गई तो उसकी ओर देखा भी। राधा को विमल की आंखों में देखकर प्यारी सी झंझनाहट हुई। वो भी क्यों ना, उसका पहला प्यार है वो। मन आज फिर कल्पनाओं में विचारने लगा। सब काम समेटकर कमरे में पहुंची तो विमल भी अपने कागजात समेट रहा था। वह भी पास जाकर खड़ी हो गई अपने काम के बीच। एक दो बार विमल की नजर पड़ी राधा पर, कुछ बोला नहीं। काम समेटकर उसका हाथ पकड़कर बड़ा बेड की ओर और बोला चल। बहुत सारी हिम्मत जुटाकर राधा बोली, सुनो जी, मेरा मन होता है कि आपके गले लगूं कभी। तड़ाक! जोरदार तमाचा लगा राधा की कनपट्टी पर। साली अपने मन की बताएगी। और उस रात विमल ने अपनी मनमानी के साथ राधा को उसकी गलती की कुछ सजाएं भी दी। राधा आज तक नहीं जान पाई गलती क्या थी उसकी। अपने मन की बात पति से नहीं तो किससे। यूं ही रोते गाते लगभग एक साल हो गया। एक दिन किचन में काम करते हुए उसने जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनी। भागकर बाहर आई तो सासू माँ पूजा की थाली लिए बेहोश होकर गिर गई थी। घर में कोई नहीं था। उसको पता था यहाँ से तीसरा घर डॉक्टर राय का है। आते थे कभी कभी यहाँ। भागकर गई उनको बुलाने। डॉक्टर साहब ने उनको उठाने में भी मदद की और उनका उपचार भी किया। कुछ टेस्ट कराने को भी बोले। उसके बाद
विमल भी आ गए। कुछ देर में माँ के सभी टेस्ट कराए गए। उनको शुगर की बीमारी निकली। लापरवाही के कारण कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। रोज इंजेक्शन लगाने होंगे, डॉक्टर बोले। डॉक्टर राय ही आते जाते थे रोज सुबह इंजेक्शन लगाने। वो जितनी देर माँ के पास रुकते उतनी देर में वो चाय बना लाती थी। वो रोज ही कहते, अरे राधा जी, आप बेकार ही परेशान होती हैं, चाय की क्या जरूरत। बात तो छोटी सी है, पर राधा को उनका बोलना अच्छा लगता। अब तो चाय देते समय उसके कान उत्सुक रहते रमन की आवाज सुनने को। हाँ, डॉक्टर राय का नाम रमन राय ही है। यह सिलसिला लगभग 20 दिन चला। अब तो रमन को देखने सुनने की आदत हो गई थी उसे कि एक दिन रमन का फोन आया। राधा जी, माँ आ सके अगर तो आप माँ को लेकर मेरे घर आ जाए, मेरा निकलना हो नहीं पा रहा। माँ को बोला तो तुरंत तैयार हो गई। दोनों जब घर पहुंची, एक छोटी बच्ची की आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे चोटी ही करनी है बस। रमन जी उसको कुछ समझा रहे थे। उन दोनों के पहुंचने पर वो इंजेक्शन की तैयारी करने लगे। तब तक राधा ने अंदर झांका तो एक 8 साल की प्यारी सी बच्ची अपने बालों को कंघी से लपेट रही थी। राधा को हंसी आ गई। उठकर गई अंदर। पूछा, क्या हो रहा है? आप कौन? बच्ची ने भोलेपन से पूछा, हंसी मजाक करती। सपना राधा को राधा ही बोलती थी। कई बार रमन ने सिखाया, आंटी बोलो, ना कि राधा। सपना का एक ही जवाब। कभी कभी तो वह किचन भी बना देती सपना की पसंद का। रोज आते जाते रमन से भी 2-4 बातें हो जाती थी। राधा का रमन को बोलना रमन की आंखों में सम्मान बहुत अच्छा लगता था। एक तरह से रमन और सपना राधा के जीवन का हिस्सा बन गए थे। एक दिन वह गई तो रमन कुछ पढ़ रहे थे, सपना सो रही थी। सपना ने कल मूंग दाल हलवा की फरमाइश की थी। वो किचन में जाकर तैयारी करने लगी। मिक्सर की जो ही हाथ लगाया, ऊपर से लटकता हुआ तार कहीं से कटा हुआ था। कंधे में टच हो गया, मुंह से घिच्ची सी निकली और वो तार में चिपक गई। रमन ने सुन लिया था। दौड़कर आए, तार खींचकर हटाया। राधा को लगभग बेहोशी सी हो गई। सहारा देकर उसको जमीन पर लेटाया। कुछ देर में जब उसकी बेहोशी खत्म हुई, तब ध्यान कंधे की चोट पर गया। रमन ने भी देखा, उसकी मरहम पट्टी की। सपना तब से राधा राधा करके रो ही जा रही थी। रमन उसको समझा रहे थे और बेख्याली में सहानुभूति बस राधा की सिर पर हाथ फेर रहे थे। यह स्पर्श राधा के लिए नया था। उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर आराम करके वो अपने घर निकल गई। अगले दिन रमन का फोन आया, तुम ना आओ, आज मैं आ जाता हूँ पट्टी करने। पर राधा को सपना से मिलना, कुछ देर वहाँ रुकना अच्छा लगने लगा था, बल्कि उसे आदत पड़ गई थी। सो बोली, नहीं मैं ही आती हूँ। रमन के घर गई। तुरंत कुर्सी पर बिठाकर फ्रूट जूस दिया रमन ने। पूछे, कुछ खाई हो? लो अच्छा है, यह खा लो, फिर पट्टी। बीच में बॉक्स लाकर वही उसकी पट्टी करने लगे। रमन की उसके लिए चिंता, देखभाल, उसको सेहत के लिए निर्देश, अधिकार से समझाना। रमन का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। सब अलग ही दुनिया में उड़ी जा रही थी वो। बातों में रमन अचानक बोले, राधा, आगे की पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कर देती? तुम्हारा अकेलापन भी कम हो जाएगा। राधा ने अचकचाकर रमन की ओर देखा। अकेलापन? रमन भी सकपका गए। मतलब रमन सब समझते हैं। कुछ बातें राधा ने कही नहीं, पर रमन समझ गए। कुछ सेकंड की शांति के बाद रमन उसकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, कोशिश करो राधा, समय बदल सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गहरी सी सांस ली राधा ने, शायद सुकून की। उन दिन काफी देर रुकी थी राधा। बहुत सारी बातें की तीनों ने मिलकर। एक हफ्ते में ही रमन उसके लिए बीएड का फॉर्म ले आए। उनका ही विचार था, बच्चों के बीच रहोगी, सब दुख भूल जाओगी। महीने भर बाद से बीएड का नया सत्र शुरू हो गया। राधा ने जाना शुरू कर दिया। विमल को इस सब से कुछ लेना देना नहीं था। रमन और सपना से मिलने अभी भी वह रोज जाती थी। सपना से अलग अब रमन से भी उसका एक रिश्ता बन गया था, एक अधिकार का रिश्ता। वो अपनी पढ़ाई संबंधित दिक्कत रमन से साझा करने लगी। रमन भी अधिकार से उससे अपने छोटे मोटे काम कह देते। अक्सर किसी दुख में रोती वो तो रमन कभी उसके बाल सहलाते, कभी हाथ पकड़कर हाथ थपथपाते रहते। दुख तो कम नहीं होता, पर एक सहारा मिलता था। एक दिन ऐसे ही रोते हुए बोली वह, सुनो ना, मुझे गले लगा लो। फिर जोर जोर रोने लगी। रमन ने कुछ देर उसको भर नजर देखा, फिर धीरे से खींचकर गले लगा लिया। रमन उसको इस तरह संभाल कर पकड़े थे जैसे कांच की हो वह, जोर लगाने से टूट जाएगी। जबकि विमल ने हमेशा उसे चकनाचूर करना ही चाहा। बहुत अच्छा लग रहा था रमन की बाहों में, सिमट जाना चाह रही थी।
पूरा वो रमन में। बहुत देर वो ऐसे ही खड़े रहे, फिर राधा पलटी और सीधा अपने घर। अजीब लग रहा था उसको, यह बोल दिया रमन से। अगले 2 दिन ना तो विद्यालय गई, ना रमन के घर। तीसरे दिन रमन का फोन आया, बोले राधा आओ ना। बावली सी भागती पहुंची वो। रमन सामने खड़े थे, देखकर थम गए पैर। रमन ने बाहें फैला दी, भागकर गले लग गई वो। नहीं पता क्या गलत क्या सही, पर उसकी प्यासी आत्मा की प्यास बुझ गई थी आज। इसके बाद कभी खुशी में कभी गम में अक्सर गले लग जाते थे, पर इसके आगे ना कभी रमन ने चाहा न राधा ने। एक दिन विद्यालय से लौटते समय कोई सवारी नहीं मिल रही थी। शायद कुछ झगड़ा झंझट से सब कुछ बंद करा दिया गया था। बहुत परेशान थी वह, काफी पैदल भी चल ली। सवारी की खोज में गई। पीछे से ना जाने कहां से साथ में बीएड करने वाला छात्र अशोक आ बोला, आइए आपको मैं छोड़ देता हूँ। सवारी कोई नहीं मिलेगा आज। पहले तो सोचा मना कर दे, फिर ध्यान किया कि जाएगी कैसे, तो अशोक के पीछे बैठ गई। घर के सामने अशोक की बाइक से उतर रही थी कि उधर से रमन आते दिखे। उसे अनदेखा कर आगे चले गए। घर जाकर आपका काम और खाना पीना निपटाकर वह रमन के घर गई। रमन वही थे, अपने कपड़े इस्त्री कर रहे थे। राधा बोली, लाओ मैं कर देती हूँ। बहुत अकड़पन में जवाब दिया रमन ने, कोई जरूरत नहीं। हर पल राधा की चिंता करने वाले रमन का नया रूप था यह। आंखों में आंसू भर गए। बिन कुछ बोले घर आ गई। अगले दिन सपना और राधा दोनों को नहीं जाना था, क्योंकि शहर में माहौल गर्म था तो शिक्षण संस्थान बंद थे सब। सपना ने कई बार फोन किया, आओ ना राधा। गई वो तो रमन नहीं थे घर में। सपना के साथ समय बिताने से मन हल्का हो गया उसका। निकल ही रही थी वापस की रमन आ गए। बोले, राधा सुनो, मुझे उस लड़के के साथ तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगा। आगे से कोई दिक्कत हो मुझे बुला लेना। बात बड़ी नहीं थी, पर थोड़ा अजीब सी थी। फिर भी रमन के मन की करना अच्छा लगता था उसको। उसने फिर अशोक से कभी बात नहीं की। समय बीता, सत्र पूरा हुआ, परीक्षा हुई। विद्यालय में टॉप किया था उसने। उसी विद्यालय में इंटर कक्षाओं में पढ़ाने का न्योता मिला उसको। सब रमन के कारण ही था। बहुत खुश हुए थे रमन। विमल को पता चला तो कुछ नहीं बोले वो, पर रोज विद्यालय जाने, अपनी कमाई और अपने अस्तित्व की पहचान मिलने से एक आत्मविश्वास सा आ गया था उसमें। उसके आत्मविश्वास के ही कारण विमल का भी उससे बोलना और व्यवहार का तरीका बदल गया था जैसे। लगभग 2 साल हो गए उसकी नौकरी को। सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन उसके विद्यालय में क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों की खेल प्रतियोगिता कराई गई। प्रधानाध्यापिका को मना करने पर भी उसे प्रतियोगिता का प्रभारी बना दिया गया। सभी विद्यालय से टीम आ गई। किसी काम में लगी थी वह कि पहचानी सी आवाज आई, नमस्ते मैडम जी। देखा तो अशोक, अरे यहाँ कैसे? मैं अपने विद्यालय की टीम के साथ आया हूँ। और कैसा चल रहा है सब? जैसी कुछ एक आध बात हुई, फिर वो अपने काम में लग गई। प्रतियोगिता अच्छे से निपट गई। पुरस्कार वितरण भी हो गया। अभी वो प्रिंसिपल के साथ बैठी दोनों प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रही थी। जल्दी वो भी हो गया। विद्यालयवार प्रमाण पत्र विद्यालय से आए शिक्षकों को ही दे दिए गए। सब काम से निपट गई तो याद आया, सुबह स्कूटी बिगड़ गई थी। रमन के घर जाने का भी यही समय है। उनको बोल देती हूँ, मुझे भी ले लो विद्यालय से। फोन किया तो बोले 10 मिनट में आता हूँ। लगभग 10 मिनट बाद वह खुद आकर बाहर खड़ी हो गई। आते ही होंगे मन ही मन बड़बड़ाई की। तब तक रमन की गाड़ी दिखी। कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पीछे से अशोक की आवाज आई, आपने मेरे विद्यालय के 2 प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए राधा जी। ओह, कैसे भी रह गया होगा। आप मेरी मेज पर रखवा दीजिए, मैं कल करके आपके विद्यालय भिजवा दूंगी। जी ठीक है, बोलकर चले गए अशोक और वह जाकर गाड़ी में बैठ गई। शर्म नहीं आती तुमको? कब से चल रहा है यह सब? मना करने के बावजूद मिलती रहती हो उससे। रमन दांत पीस पीस कर बोल रहे थे, अरे नहीं, यह तो मुझे 2 साल बाद मिले। आज विद्यालय में प्रतियोगिता में आए। वो तो अपने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर की बात कर रहे थे। लगभग रोते हुए बोली वह। उसके आंसू अनदेखा कर लगभग चीखते हुए रमन बोले, बहाने हैं सब। सच तो यह है कि जो तुमको विमल से नहीं मिलता उसको इधर उधर खोजती फिरती हो तुम। वासना की भूखी हो तुम। चरित्रहीन हो तुम। रमन। इसके बाद कुछ नहीं बोली वह। उतर गई गाड़ी से, पैदल ही चल दी। घंटे भर चलकर पहुंची घर। सीधा स्नान घर में घुस गई। सावर के नीचे खड़ी हो गई। बहुत देर खड़ी रही यूं ही।
सावर के पानी में जैसे उस चरित्रहीन शब्द को आंखों से निकलते आंसू और शावर का पानी दोनों उसके मन पर छपे उस कलंक को नहीं धो पा रहे थे जो रमन ने धो डालना चाहती है। जैसे उस पूरी रात वह सो ना पाई। सुबह होते ही नहाकर मंदिर में बैठ गई। अपने लिए निर्णय पर सहमति चाहिए थी ईश्वर से। तैयार होकर विद्यालय गई। वहां उसने अपने निर्णय से विद्यालय स्टाफ को भी चकित कर दिया। उसने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। होगा कि नहीं पता नहीं, पर खासा दूर के शहर का ट्रांसफर भरा था उसने। इसके बाद 1 हफ्ता हो गया वो रमन के घर भी नहीं गई। सपना के फोन आए तो उसने बोला बीमार है वो। शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था। 1 हफ्ते में उसका ट्रांसफर अप्लाई मंजूर हो गया और लेटर आ गया। स्टाफ बहुत दुखी था। कल निकलना था। रात को खाने के बाद वो कुछ रसीदों और चाबियों के साथ विमल के पास पहुंची। बिल वगैरह उसको समझाए, फिर चाबियां विमल को देकर बोली, यह सब लीजिए, अब से आप देखिएगा सब। मुझे कल यह शहर छोड़कर जाना है। वैसे भी आपको मेरी जरूरत नहीं। अवाक सा विमल उसका चेहरा देखते रह गया। आज विमल की आंखों में निरीह बालक की चिंता दिखी उसे। सुबह निकलते समय लगा कि रमन से भी मिल लूं। घर गई तो सामने ही मिले। दाढ़ी बड़ी हुई थी, कमजोर भी लगे। उसे देखते ही बाहें फैला दिए। राधा, आ जाओ, तुम जैसे भी हो मैं सदा साथ दूंगा तुम्हारा। नहीं रमन नहीं, तुम कोई गंगा नहीं जिसमें नहाकर मैं पवित्र हो जाऊं। मैं तो यह कहने आई हूँ कि जा रही हूँ दूर, जिससे मेरे कारण तुमको कोई दुख ना हो। तुमने मुझ पर जो उपकार किए उनको मैं कभी नहीं भूल सकती, ना ही तुम्हारे दिए हुए कलंक को। दुनिया भर के दर्द को मिटाने को मैं तुम्हारे गले लगती थी, और अब तुमने जो दिया है दर्द, तो दवा कोई नहीं। सपना का ख्याल रखना और अपना भी, कहकर मुड़ गई वो। रमन की आंखों में देखकर वो खुद को कमजोर नहीं करना चाहती थी। रमन देख रहा था जाती हुई राधा को। मन हुआ रोक लूं अपनी राधा को, पर किस रिश्ते से, किस अधिकार से? अपने अविश्वास से रमन ने अपना अधिकार भी खो दिया था और अपना पवित्र प्यार भी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।